अच्छा जी। जो थर्ड हमारे पास एप्लीकेशन है, वो हमारे पास जो नेटवर्क है वो हमारे पास हॉस्पिटल पेशेंट ट्रांसफर नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम लोग ये देख रहे होते हैं कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जो है वो पेशेंट जब ट्रांसफर होता है तो हर हॉस्पिटल हमारे पास एक नोड बन गई, और जिस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट ट्रांसफर हुआ है वो एक एज बन गया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है वो एक नेटवर्क जो है वो बन जाता है। ऑफ कोर्स जिस हॉस्पिटल की हमारे पास डिग्री जो है वो ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि ज़्यादा अगर ये हमारे पास अनडायरेक्टेड है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं कि ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं जो अपने केसेस यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर ये हॉस्पिटल जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हॉस्पिटल्स को जो है वो अपने केसेस जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो इन एनी केस जब हमारे पास एक पेशेंट जो है वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो ये बड़ा एक ट्रिवियल सा केस नहीं होता। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके अंदर जो है जब अव्वल तो ऐसे किया सिर्फ उस वक्त जाता है जब हमारे पास एक हॉस्पिटल के पास लेट से वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, एक दूसरे हॉस्पिटल उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, तो पेशेंट को जब वो यहाँ से दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है। हमारे यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि किसी छोटे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं पेशेंट को, वो कहते हैं कि नहीं जी ये केस सीरियस है, आप इसे पेमिस में ले जाएं। ठीक है, या डीएचक्यू में ले जाए, तो वहाँ से फिर किसी ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है जहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो बेहतर है, या हमारे पास एक्सपर्टीज जो है वो बेहतर है। तो ये तो हमारा ट्रांसफर हो गया, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उसके अंदर जो ट्रांसफर होता है उसका अपना पूरा प्रोटोकॉल होता है, और वो हमारे पास ये होता है कि जब एक बंदा किसी दूसरे हॉस्पिटल से आता है तो उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल के अंदर अपना एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अपना एक कल्चर होगा। वहाँ के लोग हो सकता है उस उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उन जर्म्स से जो वो इम्यून हो, लेकिन जो नए हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो लोग हो सकता है इम्यून ना हो। तो उस बंदे को क्वारंटीन किया जाता है, और फिर आफ्टर सम टाइम उसको जो है वो फिर वार्ड के अंदर या रूम्स के अंदर जो है वो नॉर्मल उसके साथ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। तो ये जो क्वारंटीन होती है और ये जो पेशेंट ट्रांसफ़र होता है, इसका अपना एक जो है वो कॉस्ट होती है। ठीक है, और इससे हमारे पास इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास बढ़ने का जो है वो चांस होता है। तो यहाँ पे जो है वो रिसर्चर्स ने क्या किया कि they use like a network to to show the connections among the hospitals based on patient transfers। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि इन्फेक्शन एक साल के बाद या 6 महीने के बाद इन्फेक्शन बढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर हम लोग एज इट इज ट्रांसफर करते हैं। तो दे केम अप विद मेयर्स जिसके अंदर उन्होंने ये देखा कि ट्रांसफ़र करने के एक साल के बाद जो है वो किसी एक हॉस्पिटल में इन्फेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो जो टॉप लेफ्ट साइड आपको रैंडम एक अप्रोच नज़र आ रही है, इसके अंदर ये है हमारे पास कि किसी भी आप हॉस्पिटल से जो है वो आप ट्रांसफ़र करें, तो एक साल के बाद जो है वो आपके पास जो रेड नोड्स हैं वो आपको बता रही है कि 33% चांस है कि बंदा जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट ट्रांसफ़र की वजह से, हॉस्पिटल ट्रांसफ़र की वजह से। अच्छा, अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि रैंडम के अंदर ये है कि आपने रैंडमली जो है वो हॉस्पिटल्स को रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए। अच्छा, अब रिसोर्सेज एलोकेट करने का क्या मतलब है, वो ये है कि आपने जिस हॉस्पिटल में ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए वहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। दैट मीन्स ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जो है वो वहाँ पे जो है वो पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। तो अब एक एक हॉस्पिटल है उसके पास लेट से सिर्फ जो है वो 10 बेड्स है क्वारंटीन के लिए ना। अब वहाँ पे आपके पास ट्रांसफ़र केसेस 100 आ जाते हैं, तो ऑफ कोर्स आप 10 से ज़्यादा अब आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपने सीरियस केसेस हैं आपने उन्हें हैंडल भी करना है, तो डेफिनेटली आप उन्हें दूसरी जगहों पे, दूसरे रूम्स के अंदर, दूसरे वार्ड्स के अंदर लेके जाएंगे, और वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ने की प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास बढ़ जाती है। तो ये रैंडम ये है कि अगर आप रैंडमली जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं हॉस्पिटल में, तो आप देखते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा रेड स्पॉट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप सिंपल डिग्री यूज़ करते हैं कि आप जिस हॉस्पिटल की डिग्री ज़्यादा है आप उसको ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं, तो अब आपके पास देखें रैंडम एलोकेशन के मुकाबले में डिग्री बेस्ड एलोकेशन है, वहाँ पे आप रेड कलर जो है वो कम नज़र आ रहा होगा, रेड कलर के हॉस्पिटल्स कम नज़र आ रहे होंगे। इट शोज़ कि आपके पास जो है वो अगर आप डिग्री को यूज़ करें तो आप
रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए, मतलब जिस हॉस्पिटल की डिग्री ज़्यादा है उसे आप उतने ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट करते हैं, तो आपके पास इन्फेक्शन स्प्रेड जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, कम हो जाता है। और इसी तरह फिर अगर आप डिग्री से ज़्यादा जो है वो बिटवीननेस को यूज़ करें, ठीक है, तो बिटवीननेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो इन्फेक्शन स्प्रेड होने की जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी है, वो हमारे पास और कम होती जा रही है, ठीक है। और फिर इन्होंने एक अपना एक ग्रीडी मेथड जो है वो प्रपोज किया, और उसके अंदर इन्होंने कहा कि अगर आप इस हिसाब से जो है वो हॉस्पिटल्स को जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट करें, तो आपके पास इन्फेक्शन स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे सेंट्रलिटी मेजर्स को यूज़ किया गया टू कम अप विद मेथड्स सच दैट द इन्फेक्शन स्प्रेड इज कंट्रोल्ड। अगर कंट्रोल ना भी किया जाए तो एटलीस्ट इट इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और एप्लीकेशन, अब ये हम लोगों ने जो आप कह लें कि मेडिकल डोमेन के अंदर हम लोगों ने देखा कि सेंट्रलिटी मेजर्स को हम लोग जो है वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं।